बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। एक और सेशन यहाँ पर आपका, जब हम प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो 7वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके 120 सवाल उनको लेकर के हम बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आपको आंसर एक्सप्लेनेशन सहित सब कुछ समझ में आएगा। करंट अफेयर्स की जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके सिलेबस में है, ज्योग्राफी के पोर्शन की बात करें, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, विज्ञान साइंस की बात करें, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बिहार स्पेशल नोट्स जो कि केवल 49 रुपये में केवल अवेलेबल हैं महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करिएगा, वहाँ से जा करके आपको पूरा बिहार स्पेशल की थ्योरी और 4500 MCQs करंट अफेयर्स के साथ में मिल जाएंगे। अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। कई सारी बातें यहाँ पर ऑलरेडी बता दी गई हैं कि व्यायाम मंडल स्थापना कहाँ पे हुई, पुणे में कब हुई, 1896 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद बात आती है कि अब नाम इसमें किसका देखने को मिलेगा। तो इसमें नाम आता है चापेकर भाइयों का। किसका नाम आएगा? चापेकर भाइयों का। और वो हैं उनमें दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर। तो दामोदर हरि चापेकर आपको यहाँ पर पहले में देखने को मिलेंगे। एक दूसरा नाम यहाँ से आप नोट कर लीजिए, वो है आपका बाल कृष्ण हरि चापेकर। ठीक है, और जब हम बात करते हैं लोग थे कौन, तो ये लोग जो है ऐसे भारतीय क्रांतिकारी थे। और अगर आपको याद हो तो प्लेग आयुक्त था उस समय पुणे में, जो कि नियुक्त हुआ था, WC रैंड करके था, उनकी हत्या में ये शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। दूसरे सवाल में आपसे पूछा है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है वो कब हुई थी। बिहार विद्यापीठ की अगर हम बात करते हैं, महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति, ध्यान दीजिएगा, ब्रजकिशोर प्रसाद, और उप कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऐसे में प्राचार्य बनाया था। और यहाँ पर इसकी स्थापना जो देखने को मिलती है वो है आपका 6 फरवरी 1921। कौन सी डेट हो जाएगी आपका? जो सही जवाब होगा यहाँ से आपका पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें 1817 के पाइक विद्रोह इनमें से किसके स्थान पर हुआ था। इसके पहले भी ये सवाल हम आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। देखिए, बात आती है पाइक विद्रोह की, तो थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है कि नेतृत्व जो है वो बख्शी जगबंधु, उस समय यही पूछा था कि जो पाइक वाली बात है ये इसके नेतृत्वकर्ता में किसका नाम आता है, तो बख्शी जगबंधु का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें जब हम पाइक की बात करते हैं तो ये कहाँ से संबंधित है, ये है उड़ीसा राज्य से। कहाँ से है? उड़ीसा राज्य से है। तो यहाँ पर सही जवाब आप सी लगाइएगा। एक और क्वेश्चन है, चौथे सवाल में आपसे कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना का नाम जो है, जिसका नाम जुड़ा हुआ है, वो है शिशिर कुमार घोष। कौन है? शिशिर कुमार घोष। लगाइएगा भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ से बी हो जाएगा। एक अगले क्वेश्चन में आपसे कहते हैं किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। अगर आपको याद हो तो ये इजारा प्रणाली के बारे में भी कहीं ना कहीं हम आपको जानकारी इसके पहले जो है वो दे चुके हैं। देखिए, ये जो इजारा प्रणाली थी, फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी डायनेस्टी था, जो साम्राज्य था, उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए ये प्रणाली जो है वो लाई गई थी। किसके द्वारा? 1712 से लेकर के 1713 तक का समयकाल था जहांदार शाह का। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। 1857 सीधा सीधा है आपका। जब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1857 की क्रांति पर आधारित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनको आज आपको नोट कर लेने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो इसके लेखक हैं उनमें नाम आएगा किसका? सुरेंद्र नाथ सेन का आएगा। अब 1857 से संबंधित बाकी पुस्तकों में आप लिख लीजिए, जैसे द ग्रेट रिबेलियन। ये द ग्रेट रिबेलियन 1857 को किसने कहा? तो द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक थी वो किसकी थी? अशोक मेहता की थी। किसकी है? अशोक मेहता का नाम इसमें देखने को मिलेगा। फिर रिबेलियन 1857 किसकी पुस्तक है? क्या बोला हमने? रिबेलियन 1857 की रिबेलियन 1857, तो ये है PC जोशी की पुस्तक। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत बार पूछा गया है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, माफी चाहेंगे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो VD सावरकर का, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर का है। ठीक है, फिर एक और पूछा जाता है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपॉय म्यूटिनी जब हम बात करते हैं सैनिक विद्रोह को लेकर के, एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये है RC मजूमदार की पुस्तक। ठीक है, किसकी है? RC मजूमदार की पुस्तक। फिर 1857 की क्रांति से संबंधित कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, क्या है?
कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये भी आपका उसी से संबंधित है 57 की क्रांति से, और ये सर सैयद अहमद खान की है। किसकी है? सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। ठीक है, ये बात हो गई। इसी में एक और पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। क्या है? हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। ये है टी.आर. होम्स की पुस्तक, टी.आर. होम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। एक और है आपका 1857 सीधा सीधा लिखा हो तो S.N. सेन की पुस्तक है, सुरेंद्र नाथ सेन का नाम इसमें जो है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जो है वो कब जारी किया गया था? स्वतंत्रता आंदोलन की बात की हुई है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो ये जो घटना थी वो 2 नवंबर 1929 की थी। कब की? 2 नवंबर 1929 की घटना थी। देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन जो है वो बुलाया गया था और सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहते हैं 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? भारतीय महिला विश्वविद्यालय। तो महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं इनका जो है संबंध देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव में भी इनका नाम देखने को मिलता है, और 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी, और ये थे धोंधो केशव कर्वे। क्या इनका क्या नाम था? धोंधो केशव कर्वे। 1916 में ये प्रोफेसर थे, तो डी के कर्वे लगाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महान व्यक्तियों में इनका नाम गिना जाता है, और ख़ासकर महिला विश्वविद्यालय आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात कब हुई थी? तो अगर आपको याद हो, जब हम बात करें यहाँ से, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 का आपका लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है जब हम बात करते हैं सूरत स्प्लिट को लेकर के, तो 1907 में हुआ था, और जब हम मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एक साथ में आने को लेकर के बात करते हैं तो लखनऊ का सेशन था 1916 का, जब ये एक साथ में आए थे। तो दोनों ही नेता 26 दिसंबर 1916 को पहली बाग चारबाग रेलवे स्टेशन पर मिले थे। चारबाग रेलवे स्टेशन, जो आप जब लखनऊ की बात करते हो तो जो मुख्य मेन रेलवे स्टेशन है चारबाग रेलवे स्टेशन, आप समझ रहे हैं, जहाँ पर NR यानी कि नॉर्दर्न रेलवे और NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, दोनों ही तरफ की जो है आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे, जिन्हें छोटी लाइन बड़ी लाइन करके भी बोल देते हैं। ठीक है, तो 26 दिसंबर 1916 को पहली बार चारबाग रेलवे स्टेशन पर जो है वो मिले थे। आगे चलते हैं, यहाँ पर लगाइएगा पहला आंसर इसमें। इंडिया डिवाइडेड जो है वो पुस्तक किसकी है? आप जितनी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लगा पाओ आप लगा सकते हो। कई बार ये BPSC के प्रीवियस पेपर में सवाल पूछा गया है आपका। ये है किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अब जैसे राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो उनकी कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे अगर हम बात करें भारत का विभाजन, उन्हीं की एक पुस्तक और है। आज़ादी के बाद से कुछ यादें, चंपारण में सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, चूँकि बिहार से जुड़ा हुआ है। तो चंपारण में सत्याग्रह, और सारण जिले से थे भी कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्थायी अध्यक्ष भी थे, प्रथम राष्ट्रपति भी थे भारत के, आज़ाद भारत के। आगे चलते हैं, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र व्हाइट पेपर किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो अगर हम बात करें, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, 28 में आया था यहाँ पर, और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। किसने? जब हम साइमन कमीशन की बात करते हैं, और यही है आपका श्वेत पत्र वाली जब बात होती है तो यही आपका जो है निकल करके आएगा। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? सहायक गठबंधन, सब्सिडायरी अलायंस को लेकर के, सहायक गठबंधन को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में ये चीज़ें चली थी। ठीक है, और इसमें जो नाम आता है वो लॉर्ड वेलेज़ली का सबसे पहले नाम आता है। वही सब्सिडायरी अलायंस की बात करते हैं जब हम, और एक चीज़ याद रखिएगा, तो नाम किसका आएगा? लॉर्ड वेलेज़ली का आएगा। आंसर तो आपका यहाँ से डी हो गया। ठीक है, आंसर आपका डी हो गया, लेकिन और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम बात करें संधि के तहत अंग्रेजी शासन के अधीन कर लिया गया वो राज्य कौन से थे? तो हैदराबाद जैसे आया 1798 में, मैसूर 1799 में आया, तंजौर की बात करें 1799 में, अवध 1801 में आया था, है ना। इस तरीके से जो है वो सीक्वेंस देखने को मिलता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? हंटर कमीशन 1882-83, ध्यान रखिए ये कब आया था? 1882-83 की बात है जब हम हंटर कमीशन की बात करते हैं, और 7 भारतीय जो है इस आयोग में कहीं ना कहीं शामिल थे। और जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो इसकी जो नज़र थी वो प्राथमिक शिक्षा को लेकर के थी। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो 12 मार्च 1930।
अपने 78, जब हम बात करते हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अपने अनुयायियों के साथ में ये दांडी मार्च के लिए चले थे। अगर आपको याद हो 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और कहीं ना कहीं नमक कानून तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो हुई थी। तो प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ में जो है कहीं ना कहीं शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 के समय को याद रखिएगा, ठीक है। दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को और फिर कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। 14 का पहला आंसर होगा आपका। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात की हुई है, ठीक है, 1931 के बाद। 30, 31, 32 इसी के ड्यूरेशन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन का नाम आता है, नोट कर लीजिएगा यहाँ से किसका नाम होगा, लॉर्ड वेलिंगटन का। आगे चलते हैं इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना इनमें जो है वो पहले हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो खिलाफत आंदोलन का जो शुभारंभ हुआ ये 1917 में हुआ था, 1919 तक देखने को मिला है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 1931 में। साइमन कमीशन का बहिष्कार चूंकि 27 में गठन, 28 में भारत आया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा यहाँ से कि लखनऊ समझौता की बात करें कौन सी घटना पहले हुई थी, तो वो 1916 में हुई थी, ठीक है। 1917 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं। बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना जो है वो इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो 1932 में, ध्यान दीजिएगा, 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी जी आंसर में आएंगे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन में जब हम बात करते हैं तो ये समय 1951 का था। अगर हम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव, आप सभी जानते हो पोचमपल्ली की साड़ियाँ, आपने ईवीएस में पढ़ा होगा। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे जीवन यापन करने के लिए लगभग 80 एकड़ ज़मीन जो है वो प्रदान करने का अनुरोध किया था। और भूदान मतलब भूमि को दान में देना, भूमि को उपहार स्वरूप देना, इस आंदोलन की शुरुआत वहाँ से शुरू हुई, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। नाम इसमें जो आएगा विनोबा भावे का आएगा। आज तो 1-1 इंच ज़मीन के लिए जो है आप समझ रहे हो क्या कुछ कर डालें, दान की तो बात ही छोड़ो। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? नौसेना विद्रोह की बात करें तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, इसे आप लोग बहुत कम ही शायद इसके बारे में जानते हो। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए। इसे रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट भी कहा जाता है। जैसे आपने 1857 का रिवोल्ट देखा, ये रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट था आपका। तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। कब? 18 फरवरी 1946 को, आज़ादी के जस्ट पहले की बात है ये, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। कौन सा कथन इनमें से आपसे पूछा है असत्य है? 20 नंबर सवाल दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग की चित्रकारी थी। नहीं, काले और लाल दोनों रंग की चित्रकारी देखने को मिलती थी। ये जो ऑप्शन लिखा है ना, केवल काला बोला हुआ है, इसमें ब्लैक और रेड दोनों होता था, यही गलत है इसमें। कहते हैं वर्ण शब्द पहली बार उल्लेख जो है वो किसमें देखने को मिलता है? तो वर्णों की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। तो तुरंत आप ऋग्वेद लगा दीजिएगा। 10 मंडल है ना, 1028 सूक्त, लगभग 10,000 समथिंग मंत्र आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो अगर हम पाटलिपुत्र को वैशाली जो है स्थानांतरित करने की बात करें तो मगध के लोगों की बात करी जाए, शुरुआत की बात की जाए तो शिशुनाग वंश 413 ईसा पूर्व से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासनकाल था। तो नाम किसका आएगा? इन्हीं का आएगा, ठीक है। यहाँ पर बीसी की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? गुप्त काल के दौरान, ये सवाल अभी 1-2 प्रैक्टिस के पहले सेशन में हमने आपको बताया हुआ है। हम यहाँ पर 6ठे-7वें प्रैक्टिस पर अभी चल रहे हैं। लगभग 25 प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे। जो ये पूरा वीडियो देख लेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से अपनी जानकारी लेकर के और उसके बाद पेपर देने जाएंगे। फॉर्म भरे हैं, इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, तो कम से कम आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इंतज़ार है वो करने से, फॉर्म भरने से, इन्हीं सब से केवल काम नहीं चलेगा। आपके जाने से भी काम नहीं चलेगा जब तक आप सही से पढ़े लिखे ना हो, है ना। चलिए, तो ये बात, अगर गुप्त काल की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा होगी। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का इनमें से चयन करें। देखिए, जब हम हर्षवर्धन के शासनकाल की बात करते हैं
तो हिंदुओं में जाति प्रथा जो है उस समय प्रचलित थी। विधवा आहुति जो है वो उस समय आम बात थी। सती प्रथा की अगर हम ऐसे में बात करते हैं, इसमें लिखा है सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, जबकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रचलित थी, आम बात थी। समझ रहे हो आप? उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, है ना। ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, हर्ष शुरुआत में शिव का उपासक था, मतलब शैव धर्म से था, लेकिन बाद में उसने महायान बौद्ध संप्रदाय से जो है अपने आप को जोड़ा। हीनयान महायान में बटा था ना, तो महायान से उसने आपको जोड़ा अपने आप को। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी तट से प्राप्त हुआ था? तो आपने बहुत बार ये सवाल जितनी बार इंपॉर्टेंट आप कह पाएँ नर्मदा घाटी से देखने को मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के, मृच्छकटिकम जो है किसने लिखा है? तो मृच्छकटिकम जो रचना है वो किसकी है? बिल्कुल, अगर हम बात करें आपसे कि इनका वास्तविक नाम क्या था, किसी को पता है? नाम तो इनका ये आता है, ऐसे में वास्तविक नाम जो है वो इनका इंद्रगुप्त था। क्या था? इंद्रगुप्त था। ठीक है, चलिए, कहते हैं कि पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के एक अमीर राजाओं में इनका नाम देखने को मिलता है। ओके, गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मूलराज प्रथम थे। किसका नाम आएगा? मूलराज प्रथम का नाम लिखिएगा यहाँ से। और चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नयनार कौन थे? नयनार के बारे में आपसे पूछा। देखिए, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। शैव धर्म की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको याद हो तो वो शिव जी के उपासक, जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। वैष्णव धर्म की बात करते हैं तो वो विष्णु जी के उपासक हुआ करते थे। नयनार और अलवर संतों की बात करें तो ये तमिल कवि संत हुआ करते थे और ये शैव धर्म से ही अपने आप को जोड़ते थे। नयनार जो है भगवान शिव के और उनके अवतारों के प्रति समर्पित थे। तो ये नयनार की अगर हम बात करते हैं तो किससे जुड़ेंगे? शैव धर्म से। ज़िले लाही की उपाधि इनमें से किसने धारण की थी? 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ज़िले लाही। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि जब हम बात करते थे बलबन को लेकर के, है ना, तो आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं सजदा और पैबोस को लेकर के, है। तो सजदा और पैबोस जो है, सजदा पैबोस की बात करें तो क्या होता था? रेंग करके घुटने के बल जाना और सुल्तानों के पैरों को चूमना। रेंग करके जाना, ऐसे में सजदा और पैबोस क्या होता था? सुल्तान के पैर को चूमना, है ना। तो ये उसी के समय के शासनकाल में जो है वो देखने को मिला। आपने चालीसा वाला नाम भी सुना होगा। आपने नौरोज़ पर्व का नाम सुना होगा, जो फारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये बलबन के शासनकाल में ही शुरू हुआ था और वो कहता था कि जो हम लोग यहाँ पर आए अपने आप को, मतलब सुल्तान को क्या कहता था कि भगवान ने भेजा है, हम उनके दूत हैं। बात समझ रहे हो आप? अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान का एक दूत मानता था। ऐसे में ये था बलबन, ज़िले इलाही। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना जो है इसकी देखने को मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के जो राजवंश था वो 1290 तक चला था। 1206 से 1290, और अंतिम शासक था कैकुबाद। आगे है यहाँ पर कहीं कहीं कैखुसरो और कैकुबाद दोनों का नाम लिखा होता है, कैकुबाद ही लगाइएगा। औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो इसमें जो नाम आता है जब हम बात करते हैं तो आपका ये गुरु तेग बहादुर जी का नाम इसमें देखने को मिलेगा। सही जवाब आपका यहाँ से पहला होगा। कौन सी घटना इनमें से सबसे पहले हुई थी? खानवा का युद्ध। देखिए, घाघरा है, चौसा है और यहाँ पर कन्नौज की लड़ाई है। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था बाबर महमूद लोदी के बीच में। चौसा के युद्ध की बात करें तो 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। वही कन्नौज का युद्ध 1540, बिलग्राम जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। तो खानवा की जो लड़ाई है, सबसे पहली घटना खानवा की लड़ाई 1527। आपने सुना होगा ना, बाबर राणा सांगा, बाबर के प्रमुख युद्ध। पान खा चल घर, पा से पानीपत 1526 वाले, पान खा से खानवा का युद्ध 1527 में। चल चंदेरी का युद्ध आपका जो है 1528 में, और 1529 में घर से घाघरा का युद्ध। ठीक है, यही आपका घाघरा का युद्ध जिसका बाबर और महमूद लोदी के बीच जो हुआ था। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को फिल्म फेयर ऑफ द ईयर जो है ऐसे में चुना गया है? तो ये आपका जो है वो है RRR। ठीक है, कौन सी मूवी है भाई? ये RRR है, आप सभी ने देखी होगी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें, देखिए ये क्या है आपका, ये फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो दी कश्मीर फाइल्स है, और फिल्म ऑफ द ईयर में RRR है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणवीर कपूर को दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट को दिया गया है। समझ रहे हो? चलो फिर आगे चलते हैं।
आईआईटी संस्थान कौन सा है जिसके द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया? तो ये है आपका आईआईटी मद्रास। कौन सा है? आईआईटी मद्रास है। नासा और इसरो का संयुक्त जो है आपका विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो नासा उसी से बना हुआ है, NISAR आप देखेंगे, है ना। ये इसरो का भी इसमें है और N का भी है, तो ये निसार करके नाम है इसका। आगे चलते हैं। इसमें अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता? तो इंग्लैंड को हराया। ध्यान रखिएगा 2023 का T20, चूँकि आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बात अभी समझ में आएगी। ये आपका पहला संस्करण था। बाकी तो आप तो मेंस वाला देखते आए हो। ये जब हम वुमेन्स की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ठीक है, तो कहाँ है भाई इंग्लैंड? ये रहा इंग्लैंड। आगे चलते हैं। किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से हैं? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इनका जो नाम देखने को मिलेगा, देखिए आलिया मीर, कार्लोस, ये हैं आपके जम्मू कश्मीर से। ठीक है, आलिया मीर। आगे चलते हैं। इसमें फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया के 14th अगर हम संस्करण को लेकर के बात करें तो आयोजन कहाँ पे हुआ? चंडीगढ़ है, चेन्नई, बेंगलुरु और भोपाल दिया हुआ है। तो ये फरवरी 2023 में आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया, और ये बेंगलुरु में हुआ। ठीक है। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपने मैथिली ठाकुर का नाम सुना होगा, है ना। नहीं सुना होगा तो आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टेट आइकन के रूप में इन्हें ही चुना है, जो है मैथिली ठाकुर का नाम लगाइएगा। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है वो कब लागू किया गया? तो ये कृषि रोड मैप की अगर हम बात करते हैं आपका, तो इसकी जो अवधि है वो अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2028 तक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। और ये आया 1 अप्रैल 2023 से। कब से? 1 अप्रैल 2023 से कब तक है? मार्च 2028 तक है। अगर हम इस रोड मैप की बात करते हैं तो तिलहन की फसलें हों चाहे दलहन की फसलें हों, मोटे अनाजों की बात करें, डेयरी की बात करें, है ना, उन सभी पर जो है फोकस किए जाने की बात जो है वो की गई है। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच में राष्ट्रीय आपदा जो है वो घोषित किया? तो ये है साउथ अफ्रीका। लगाइएगा यहाँ पे आंसर में क्या लगाएंगे? साउथ अफ्रीका लगाएंगे। 41 का आंसर सी होगा। भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया? अब बिहार का पहला चूँकि आपका जो है फॉरेस्ट्री कॉलेज है, तो ये कहाँ पे? मुंगेर में। कहाँ देखने को मिलेगा भाई? मुंगेर में देखने को मिलेगा। ये रहा मुंगेर। आगे चलते हैं आपको लेकर के। कहते हैं नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर जो है वो सर्वाधिक है? अगर हम बहुआयामी निर्धनता की बात करें, इसका मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, और उसी इंडेक्स को लेकर के कहीं ना कहीं बात की है। तो अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, है ना, तो ये कहता है बिहार में लगभग 52%, झारखंड में लगभग 42% और उत्तर प्रदेश में लगभग 38% जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता के शिकार है। तो आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? बिहार। मतलब निर्धनता है वो भी कई प्रकार से, आप देखो ना, आर्थिक रूप से बात करें, रहन सहन, और दूसरी तरीके से और बात करें कई, तो मल्टी डायमेंशनल इसीलिए बोला है उसे। शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान यहाँ पर है येदान पुरस्कार 2022। इनमें से किसे दिया गया? तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के CEO रुक्मिणी बनर्जी को दिया गया है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला आंसर लगाइएगा इसमें। आगे लिखा है इसमें शी इज़ आ चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई है, अगर हम बात करें शी इज़ आ चेंज मेकर नामक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग। आगे है इसमें तरुण भारत संघ नामक जो है, इनमें से किससे संबंधित है आपका? तो आपने EVS में इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा। इस 46 की अगर हम बात करते हैं तो पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने के लिए जो है तरुण भारत संघ जो है वो देखने को मिलता है। और ये राजस्थान का एक आपका यूँ समझिए गैर सरकारी संगठन जिसको बोलते हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंटल NGO प्रकार का। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। सी आंसर हो जाएगा पुरानी झीलों से संबंधित।
आगे इसमें संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ मिलेगा, कहाँ पे है, तो 16 अप्रैल 1945 को। मैंने कहा 16 अप्रैल, ये आपका 47 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 1945 को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय रोम, कहाँ, रोम इटली में है। तो 47 का आंसर बी होगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति पुरुष में नाम पूछा है, इनमें से कौन थे। तो पुरुष की अगर हम ऐसे में बात करते हैं तो ये कहाँ से थे, ये थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से। नाम था इनका रॉबर्ट पियरे। क्या नाम था, रॉबर्ट पियरे करके लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम प्रथम महिला की बात करें तो ये जो मिकल्सन लिखा है ना, कैरोलिन मिकल्सन, ये प्रथम महिला थी। तो ये भी याद रखिएगा, पुरुषों में नाम तो आपका पूछा जाता है जो है वो रॉबर्ट पियरे हैं जो है, लेकिन महिला में पूछा जाए तो कैरोलिन मिकल्सन का नाम लगाइएगा। आगे चलते हैं। इसमें किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल नामक, आपको पता है कि पिगमेंट देखने को मिलता है। क्लोरोफिल का रंग आपको पता है हरा होता है। सूर्य के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से जो है लाल और नीला रंग वो तेज़ी से अवशोषित करता है। तो लाल और नीला लगाइएगा भाई, नीला और लाल, सी आंसर हो गया आपका। पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय जो है वो किस रूप में देखने को मिलता है। तो ये जो संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। आगे है इसमें हरे पादप में उपस्थित अवर्णीय लवक, जिन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, उनका आखिर काम क्या होता है। 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए, लवक के अगर हम प्रकार को लेकर के बात करें तो अवर्णीय लवक करके है, वर्णीय लवक और हरित लवक, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा। तो अवर्णीय लवक क्या होते हैं, पौधों के जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये, पौधों के, जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पौधों के जड़ों में अवर्णीय लवक होते हैं। जब हम वर्णीय लवक की बात करते हैं तो ये फलों और फूलों और उनके बीजों में पाया जाता है। वहीं अगर हम हरित लवक की बात करते हैं तो ये तो आपको पता होगा, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ये है ना। चलिए, और आपको पता है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है, तने का हरा रंग होता है, वो हरित लवक के कारण ही होता है, ठीक है। तो जो 51 का आंसर होगा वो क्या होगा, खाद्य संग्रहण में सहायक होता है। आगे चलते हैं। इसमें मूत्राशय में पाई जाने वाली इसमें से पेशी कौन सी है। आरेखित है, हृदय पेशी रेखित है, फिर या फिर इनमें से सभी बोला हुआ है। तो देखिए, अगर हम एनिमल टिश्यू को लेकर के बात करें, जंतु ऊतक के बारे में, तो पेशी ऊतक को 3 भागों में बांटा है, आरेखित, रेखित और हृदय पेशी होता है, कार्डियक मसल्स होती हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे आहार नाल की भित्ति है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आहार नाल की भित्ति है। आंत को लेकर के बात करें, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं। अगर हम मूत्राशय की बात करें तो उसमें आरेखित पेशी पाई जाती है, ठीक है। और जब हम आरेखित पेशी की बात करते हैं तो उन्हें अशाखित या फिर अनैच्छिक बोलते हैं, है ना। तभी आपको लगता होगा आरेखित पेशी, तभी आपको है ना अनैच्छिक और ऐच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक क्या है, जो आपके हिसाब से चल रही हूँ, और अनैच्छिक है ना, सूसू लगेगी तो कितना देर रुकोगे, है ना। एक बार कहीं ना कहीं तो ऐसा समय आएगा ही कि हो जाएगा पैंट में ही, आप समझ रहे हो कि नहीं, या फिर आप जो है उसे रोक नहीं पाएंगे फिर। इसीलिए अनैच्छिक कहा गया है, इसलिए आरेखित बोला गया है, इसलिए अशाखित बोला गया है, ठीक है, जो हमारी इच्छा पर ना चलें, अनैच्छिक। चलिए, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये विटामिन जो है वो जनन क्षमता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, और ये है विटामिन ई। आगे चलते हैं। एड्स रोग निम्न में से किसके कारण होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। कहते हैं लाइलाज बीमारी है, ऐसे में एक संक्रामक रोग है ना। और कम्युनिकेटिव डिजीज़ बोलते हैं। ये HIV वायरस से होता है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं, HIV, ठीक। मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है। तो आपने जठर रस का नाम सुना होगा। तो जठर रस में चूंकि HCl है आपका, है ना, रेनिन, लाइपेज, ये सब देखने को मिलते हैं। HCl क्या करता है, वही काटने छाटने का काम। आमाशय की दीवार, जठर रस स्रावित होना, मतलब जो भी आप खाए हो ना उसे पचाने का काम। तो सही जवाब यहाँ से पहला हो जाएगा। अच्छा, एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट ऐसे करके बोलते हैं, ये भी नोट करिएगा, एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इनमें से कौन सी होती है। तो वृक्क किडनी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। आप देखोगे तो अगर हम बात करें तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि प्रत्येक, अगर हम किडनी की बात करें तो 10 लाख नेफ्रॉन होती है उसमें। आप समझ रहे हो कितना, 10 लाख नेफ्रॉन। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से जो है वो मापते हैं। तो ये अल्टीमीटर होता है,
क्या होता है ये अल्टीमीटर, जैसे अल्टीट्यूड करके बोलते हो ना, तो अल्टीमीटर वहाँ से थोड़ा आप याद रख सकते हैं। जैसे कैलोरीमीटर दिया हुआ है तो ऊष्मा की मात्रा को मापता है। वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो बैरोमीटर है। विद्युत धारा की तीव्रता अमीटर से मापते हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह है कि क्या है भाई ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, 58 नंबर क्वेश्चन, कि ऊर्जा का ना तो हम सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, यही है ना, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका स्थानांतरण हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और स्केल के मध्य जो है कौन सा इसमें से रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, ये होता है C/5 = F - 32/9, यही आपको देखने को मिलेगा। और K - 273/5 ये भी है अगर आप केल्विन के साथ में जोड़ते हैं तो, ठीक है, वो भी नोट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सही जवाब आपका यही होगा। वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट का क्या मतलब है, कि मौसम शांत था, अब तूफान आने वाला है, ठीक है, क्या है, अब तूफान आने वाला है। चलिए तो आप इसे लगाइएगा यहाँ पर तुरंत। अच्छा, कुछ और बातें हैं जो आपको नोट करने की ज़रूरत है। गिरावट, अगर गिरावट हो रही है आपसे, अगर कहीं अचानक से गिरावट हो रही है तो आंधी तूफान की संभावना है, ठीक है, तब तो ये आंसर हो गया। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है फिर क्या करोगे, अगर अचानक से, देखिए पूछा तो अचानक वाला जाता है, तब तो आंधी तूफान की बात। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वो वर्षा की संभावना को बताता है, ठीक है। धीरे धीरे अगर ऊपर उठ रहा है तो वो शांत और साफ मौसम को बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम क्या होगा। तो ध्वनि की अगर हम बात करें यहाँ पर द्रव के माध्यम में, आप देखिए ना पानी वानी में जब आप जाते हो ना, तो आप पानी में देखिए अंदर घुसो, उसमें तैरा, आप भी तैरो, है ना, आपके साथी सहपाठी मतलब जो भी हों वो तैरें, और फिर बोल के देखो देखो आवाज़ जाती है नहीं जाएगी, है ना, द्रव माध्यम में। और थोड़ा सा वो होगा। गैसियस मीडियम की बात की हुई है। ठोस माध्यम की बात करें तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ तो आप इधर से बजाए नहीं कि दूसरी तरफ आपका जो है ध्वनि की चाल चली गई। तो ठोस माध्यमों में सबसे ज़्यादा होगी, फिर द्रव में होती है और फिर गैसेस में होती है। तो इसमें सही जवाब C लगाइएगा आप, ठीक है। चूँकि ये किस पर निर्भर करता है, उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है, और डेंसिटी के हिसाब से ही जो है वो काम करते हैं हम। ठोस में सबसे ज़्यादा डेंस होगा। विद्युत का उत्तम चालक इनमें से कौन सा है। तो अगर हम उत्तम चालक की बात करें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा यहाँ से। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। अगर हम कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट की बात करते हैं, क्या क्या है, कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट, ये सभी अयस्क हैं तो गोल्ड के, समझ रहे हैं, गोल्ड AU करके ऐसे बोलते हैं इसे। तो आपका जो सही जवाब होगा हो जाएगा सोना। और रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ जो है वो क्या होता है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये आपका कूलेंट एजेंट के रूप में ये काम में आता है। आपने रिएक्टर्स में देखा होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट एजेंट के रूप में काम में आता है, ठीक है। D2O करके बोलते हैं, भारी जल जो होता है वो आपका मंदक उंदक के रूप में आता है। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो परमाणु की अधिकतम अगर हम कक्षों की संख्या को लेकर के बात करें तो वो आपका जो है आपको 7 देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आपके सेल्स होते हैं, कक्षों की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जो है कहीं ना कहीं दिखाता है। आप यहाँ पर आंसर जो है वो 7 लिखिएगा। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता यानी कि वैलेंसी जो है वो कितनी होती है। 0 बोला हुआ है, 2 बोला हुआ है, 1 बोला हुआ है। क्योंकि जब आपसे बोला ना कि वो निष्क्रिय हैं, तो ऐसे में इनकी जो वैलेंसी होगी ये पूरे ऐसे भरे हुए होंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ ऑर्गन को लेकर के, तो ऑर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 18। तो ये क्या होता है आपका 2 यहाँ पर हो गया, भर गया, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 दूनी 16, 17, 18 हो गया। तो ऐसे में आप देखोगे तो सभी जितने भी निष्क्रिय गैसें हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा, निष्क्रिय हैं तो 0 मिलेगा, ठीक है। मधुमक्खी चींटियों के डंक में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। फार्मिक एसिड है कहीं, लगा दो तुरंत, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल लिखा हुआ है, तो आप पालक की बात करो, आप टमाटर की बात करो तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। सिरका की बात करें तो उसमें एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। आंवला हो गया, अगर हम संतरे की या आंवले की बात करते हैं उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल मिलेगा। परम शून्य ताप का मान जो है इनमें से कितना होगा, तो वो होता है, जब हम बात देखिए अब ऐसा कुछ है नहीं, परम शून्य ताप की जो स्थिति है ये केवल एक काल्पनिक स्थिति है, ठीक है। तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। परम शून्य ताप कितना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। मोनोजाइट की अगर हम बात करते हैं, जब हम
केरल के रेत की बात करते हैं तो केरल के रेत में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है क्या, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, और जब हम बात करें तो थोरियम एक धातु है, उसी का एक और अयस्क है मोनोजाइट। ठीक, ये रहा। जैसे आपसे अगर कोई कैल्शियम बोले, कैल्शियम एक धातु है, इसके अयस्क में डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम आपने सुना होगा ना। हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर ग्लांस होता है, क्यूपराइट होता है। जैसे आयरन की बात करें, लोहा, तो लोहा के कई सारे आपके अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट हैं, ये कई सारे आते हैं आपके। निम्नलिखित में से रॉल्ड गोल्ड का संगठन जो है इनमें से कौन सा है, कितना कितना % किसका होगा? तो इसमें अगर हम तांबा और एल्यूमिनियम दो चीज़ें मिली हुई होती हैं, क्या क्या हैं? तांबा मिला हुआ होता है और एल्यूमिनियम मिला हुआ होता है। तांबा जिसमें 90% होता है, एल्यूमिनियम आपका 10% होता है। तो जो सही जवाब होगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है? तो अगर आपको याद हो, 1-2 दिन प्रैक्टिस सेट में ही हमने आपको बताया था एथेन, मीथेन और ब्यूटेन, प्रोपेन सभी का जो है फॉर्मूला। जैसे प्रोपेन के रासायनिक सूत्र की बात करें तो C3H8 होता है, अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो C4H10 होता है, C4H10 हो गया। चलिए भाई, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके तहत आपसे पूछा है कौन कौन शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन विरोध का अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता और हड़ताल का अधिकार दिया हुआ है। देखिए, इसमें मौन रहने की स्वतंत्रता जो लिखा है ये, और हड़ताल का अधिकार। अभिव्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो अभिव्यक्ति में आप हड़ताल वाली चीज़ को हटा दीजिए। ठीक है, मौन रह लो कोई समस्या नहीं है, हड़ताल वाली बात इसमें शामिल नहीं है। सही आंसर आप यहाँ से डी लगाइएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? देखिए, जुडिशियरी जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव से अलग होगा। तो ये बात जो है आप जब पढ़ेंगे भारतीय संविधान, डीपीएसपी को अगर आप पढ़ते हैं तो डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 50 जो है वो इसी के बारे में बात करता है। किसके बारे में? न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है वो पृथक रहने की बात। अनुच्छेद संख्या 50 डीपीएसपी 36 से लेकर के 51 तक में है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपने देखा होगा ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो देखने को मिलती है इसमें। यहाँ पे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में देखिए, यहाँ पर एक प्रत्यायोजित करके लिखा हुआ है, उच्च प्राधिकार, स्वतंत्र और समकक्ष लिखा हुआ है। राज्य विधानमंडल की अगर बात की जाए तो उसको ये शक्ति होती है कि जो आपका पंचायत की बात हो या जो भी हैं, जो आपका लोकल गवर्नमेंट होती हैं, उनको शक्तियाँ और प्राधिकार दे। ठीक है, और जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाए। तो प्रत्यायोजित प्राधिकार इसी को बोलते हैं, जो भी मैंने आपको बोला। ठीक है, स्थानीय सरकार के उसमें। भारतीय संविधान की अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो किस देश से ये लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो समवर्ती सूची में आज देखोगे तो 52 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और आपका ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, किसे विधि के समक्ष समानता से छूट जो है वो दी गई है? तो राष्ट्रपति महोदय इससे अलग हैं, और वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 361। ठीक है, राष्ट्रपति को अलग किया गया है और ये है आपका 361। इसके बारे में बात कहाँ पे की गई है? विधि के समक्ष समानता है, कानून के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे बताते हैं कि इसके बारे में चर्चा कहाँ पे की गई है। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई है, या भारतीय संविधान के किस भाग में बात की गई है? देखते कितने बच्चे बताते हैं यहाँ पे। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब जो है वो अधिनियमित किया गया था? तो 78 में जो हमें आंसर देखने को मिलेगा, ये आया था 15 जून 2005 को। कब है आपने ये सूचना का अधिकार? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन ही है, तो 15 जून 2005 लगाइएगा। ठीक है, आपको केवल 2005 याद रहा होगा, है ना। RTE 2009 और ये 2005। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो आपने देखा शुद्ध पेयजल बिल्कुल आएगा, शिक्षा भी आएगा, समुचित जीवन स्तर, विवाह का कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? आप देखोगे न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में किस पंचवर्षीय योजना में बात की गई है, सवाल पूछा गया। 1974 से 1979, 74 to 79 5th 5 ईयर प्लान था।
5वीं पंचवर्षीय योजना थी इंदिरा गांधी जी के समय से शुरुआत, तो यही आपका आंसर होगा। लघु उद्योगों के लिए जो है इनमें से कौन सा सबसे आगे निकल करके आता है? तो जब लघु उद्योग बोल दिया तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अप्रैल 1990 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो सिडबी लगा दीजिएगा यहाँ से। नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है आपका। और आईडीबीआई क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईएफसीआई क्या है? आईएफसीआई बताइए भाई, ये भी लिखो जरा कमेंट में, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। आईएफसीआई है ना। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया गया? बिहार सरकार की बात की है। टी2 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खर्च किया गया है वो किया गया है आपका लगभग 40,540 करोड़ रुपए, वो भी शिक्षा पर। समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है। कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो हम्बोल्ट जलधारा जो है वो इसी की जलधारा आपको देखने को मिली। बेंगुला है, फॉकलैंड है, लेब्राडोर है, अटलांटिक महासागर की ही जलधाराएं हैं। तो यहाँ से ठंडी जलधारा की अगर हम बात करते हैं तो हम्बोल्ट लगाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें भारत में धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? तो कोयला, पेट्रोलियम की बात करें, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा अगर हम बात करते हैं तो जल विद्युत आप लगाएंगे यहाँ पर। किसको लगाएंगे? जल विद्युत, ठीक है। पानी वाला जो आपका जो है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रकार का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2001 से लेकर के 2011 के बीच में बात करें तो भारत की जनसंख्या जो है वो 17.7% बढ़ गई। कितना? 17.7%। किस एक के उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में अग्रणी है? तो अगर हम बात करते हैं मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, नोट करिए भाई, दूसरा स्थान, सेकंड प्लेस। अंडा उत्पादन में जो है वो तीसरा स्थान मिलेगा। मांस उत्पादन की अगर हम बात करें तो 5वां स्थान है, और दूध उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान है। इको मार्क क्या है? इको मार्क, इको फ्रेंडली वाली चीज़ें। 37 की अगर हम बात करें तो जो हमारे एनवायरमेंट के अनुकूल हो, ठीक है, तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, वही तो देते हैं आपका इको मार्क का, है ना। कहते हैं इको मार्क है आपका ये, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर 88 में कहते हैं आपसे कौन सी नदी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच में पारंपरिक सीमा बनाती है? तो अभी आपने देखा जो मानव साक्ष्य की बात करते हैं सबसे पहले किस नदी के पास में मिला? तो वो नर्मदा नदी थी। यहाँ भी वही आंसर होगा, है ना। इसके उद्गम की अगर हम बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी से देखने को मिलता है। 1312 किलोमीटर लंबी ये नदी है आपकी, ठीक है। और कहते हैं कि उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी से, ये सवाल भी ऐसे करके भी पूछा गया है। कैसे? कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। इसी कारण नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की पारंपरिक सीमा माना जाता है। समझ रहे हो? उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से नर्मदा लगाओ भाई। भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हिंद महासागर तीनों जो है ऐसे में देखने को मिलते हैं, जुड़ते हैं? तो कन्याकुमारी। जब हम बात करें तमिलनाडु तो वहां पर आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है, लगा लो भाई कन्याकुमारी। एक और क्वेश्चन है, कौन सा एक इनमें से सुमेलित नहीं है? तो अगर हम नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो नाथुला कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। लिपू लेक जो है वो उत्तराखंड में आपका है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट की बात करते हैं तो वो केरल में है। किसकी तटरेखा जो है वो सबसे लंबी देखने को मिलेगी? तो आप जानते हो गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है और ये 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर भारतीय, ये टोटल तटरेखा है। माफ़ी चाहेंगे, बैटरी जो है वो डाउन हो रही है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और फटाफट रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए, तो ये गुजरात हो जाएगा आपका। 7516.6 टोटल कोस्ट लाइन होगी। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा की अगर हम बात करें, देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे गोदावरी है लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसने इसको कावेरी आंसर दिया था, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। NCERT गोदावरी कहती है, आप गोदावरी लगाइए। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो नाइट्रोजन से भरपूर इसमें मटर लगाइएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल अगर हम बात करें ना तो 3.5 मिलियन मील में फैला हुआ है, वर्ग मील में फैला हुआ है। पैम्पास घास के मैदान जो है वो स्थित हैं, तो वो कहाँ पे हैं? तो अर्जेंटीना में हमें देखने को मिलेंगे। कहाँ पे?
अर्जेंटीना में देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर सी होगा। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट जो है वो माना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में किया था। किसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो अफ्रीका में 54 देश, यूरोप में 49 हैं, एशिया में 48 हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, दक्षिण अमेरिका में 12 हैं, है ना। ये हम आपको बता चुके हैं। अफ्रीका लगाइएगा। वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र वाला इसमें नहीं है? तो आप जानते हो कि एक शत्रु के रूप में मानते हैं इसे यूकेलिप्टस को, पानी बहुत सोखता है ना, इसीलिए। कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो जैविक मात्रा की बात करें तो सोलर एनर्जी होगी। आप यहाँ से क्या लगाएंगे? बी आंसर लगा लेंगे। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन, आप जानते हो सबसे बढ़िया ईंधन के रूप में होगा, भविष्य यही है। तो ये थे 100 क्वेश्चन। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स अलग से हम आप सेशन में बात करेंगे। ये आपका सेशन आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कुछ सवाल हमने पूछे वो भी आप ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन को चेक करें बिहार स्पेशल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।